हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक स्ट्रीट फाइट मैच से होती हुई दिखाई दी, जहां पर हमें स्कॉर्पियो स्काई अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर वार्डलो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही स्कॉर्पियो स्काई अपनी एजिलिटी का फायदा उठाकर वार्डलो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन वार्डलो ने भी इस मैच के अंदर स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर स्कॉर्पियो स्काई ने वार्डलो के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया जो कि इस मैच के अंदर लीगल था। और इसी तरह रूल्स का फायदा उठाकर स्कॉर्पियो स्काई ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, पर ये कमबैक ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि वार्डलो ने यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और वार्डलो यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अपना फिनिशर पावर ऑफ सिम्फनी लगाने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर अमेरिकन टॉप टीम ने इस मैच में इंटरफेयर किया और वार्डलो ने अमेरिकन टॉप टीम के ऊपर भी अटैक कर दिया। और इसी भी स्कॉर्पियो स्काई ने TNT चैंपियनशिप लेकर वार्डलो के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि स्काई TNT चैंपियनशिप रिटेन करने काफी करीब पहुंच चुके थे, पर वार्डलो ने किक आउट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक थे। और ये देखकर डैन लैम्बर्ट भी एप्रन के ऊपर खड़े हो गए और यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर वार्डलो ने स्कॉर्पियो स्काई को डैन लैम्बर्ट के ऊपर ढकेल दिया और फाइनली स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर लगातार 3 पावर बम्स यानी पावर बम सिम्फनी लगाकर यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई को पिन कर वार्डलो ने मैच जीत लिया है और वार्डलो बन चुकी है ब्रांड न्यू TNT चैंपियन। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस फाइनली वार्डलो AEW कंपनी ने अपनी पहली चैंपियनशिप जीत चुके हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मेरे हिसाब से वार्डलो की ये जीत एक काफी बढ़िया जीत थी और देखना पड़ेगा कि आगे वार्डलो के लिए क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि सब लोगों को लग रहा है कि जॉन मॉक्सली को नहीं पता कि जॉन मॉक्सली की सुपरस्टार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर मॉक्सली को लिटरली पता है कि ब्रॉडी किंग कौन है और ब्रॉडी किंग कितने खतरनाक सुपरस्टार बन सकते हैं। पर ब्रॉडी किंग को भी याद रखने की जरूरत है कि ब्रॉडी किंग जॉन मॉक्सली के खिलाफ रिंग के अंदर है, जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही। इसीलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि जॉन मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी नीस और मार्क स्टर्लिंग बैकस्टेज में सभी सुपरस्टार से सिग्नेचर लेते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वो यहाँ पर स्क्वाश स्टिटलैंड को AEW कंपनी से निकालना चाहते थे और इसलिए इस एग्रीमेंट के ऊपर टोनी नीस और मार्क स्टर्लिंग सभी सुपरस्टार से सिग्नेचर ले रहे थे। और ये यहीं पर कीथ ली से मिले और मार्क स्टर्लिंग ने कीथ ली से कहा कि माना कि स्क्वाश स्टिटलैंड कीथ ली पार्टनर है, लेकिन स्क्वाश स्टिटलैंड ने कीथ ली को काफी बार धोखा दिया है, इसलिए मार्क स्टर्लिंग चाहते हैं कि कीथ ली स्क्वाश स्टिटलैंड को AEW कंपनी से निकालने के लिए इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करे। पर कीथ ली ने कहा कि माना कि स्क्वाश स्टिटलैंड और कीथ ली नहीं बन रही, लेकिन अब भी स्क्वाश स्टिटलैंड और कीथ ली काफी अच्छे दोस्त थे और वो मैचेस जीत तो रहे हैं, टोनी नीस की तरह हार नहीं रहे। जो बातें कि अगर कीथ ली यहाँ चले गए तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि मार्क स्टर्लिंग कितनी सुपरस्टार्स को इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए कन्विंस कर पाते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि जब से क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर टर्न हुए हैं तब से सभी लोग क्रिश्चियन केज से पूछ रहे हैं कि क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर क्यों टर्न हुए हैं और क्रिश्चियन केज के ऐसे करने के पीछे की वजह क्या थी। और आज फाइनली क्रिश्चियन केज ऐसा करने के पीछे की वजह बताने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर क्रिश्चियन केज कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर मैट हार्डी आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए मैट हार्डी ने क्रिश्चियन केज से कहा कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर क्यों टर्न हो गए हैं, बल्कि इस चीज से फर्क पड़ता है कि क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर टर्न हो गए हैं। और माना कि जंगल बॉय और मैट हार्डी कभी AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर एक दूसरे के साथ नहीं आए, लेकिन रियल लाइफ में मैट हार्डी और जंगल बॉय काफी अच्छे दोस्त थे और क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर टर्न हो चुके हैं, इसीलिए मैट हार्डी क्रिश्चियन केज से काफी नाराज है। जो बात यहाँ पर मैट हार्डी कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर मैट हार्डी से बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्या मैट हार्डी अपने भाई की तरह नशे में है, क्योंकि मैट हार्डी आज तक कभी जंगल बॉय की तरफ से नहीं बोले और आज सडनली मैट हार्डी जंगल बॉय की तरफ से बोल रहे हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने फिर एक बार लाइन क्रॉस कर दी और मैट हार्डी को उन्हीं के भाई यानी कि जेफ हार्डी की तरह एक नशेड़ी कह दिया, जो देखकर यहाँ पर मैट हार्डी काफी गुस्सा थे। और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि माना कि ये महीना मैट हार्डी की लाइफ के लिए काफी बुरा महीना रहा है, पर फिर भी मैट हार्डी अपना बेस्ट देने वाले हैं। जो बात यहाँ पर मैट हार्डी कर रहे थे कि तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने मैट हार्डी से कहा कि मैट हार्डी यहाँ पर क्रिश्चियन केज के सामने सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि मैट हार्डी को हर एक चीज अपने खुद के बारे में बनानी होती है और इसीलिए मैट हार्डी हर एक बार आकर क्रिश्चियन केज के आमने सामने खड़े होते हैं और अपने आप को हेडलाइंस के अंदर लाने का ट्राई करते हैं, पर उनके भाई की तरह ही मैट हार्डी कहीं पर भी नहीं जाने वाले। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही और इस बार मैट हार्डी काफी गुस्सा हो गए और यहाँ पर मैट हार्डी क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर लुचासोरस ने मैट हार्डी के ऊपर अटैक कर उन्हें क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने से रोक लिया
और मैट हार्डी यहाँ पर फाइट बैक करने का ट्राई कर रहे थे, पर फाइनली लुचासोरस ने मैट हार्डी के ऊपर एक टेबल के थ्रू एक काफी बढ़िया चोकस्लैम लगा दिया, जिसके बाद क्रिश्चियन केज मैट हार्डी को गुड बाय कहकर यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मैट हार्डी, क्रिश्चियन केज, लुचासोरस और जंगल बॉय के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी, क्लोडियो और जेक हेगर का एक बैकस्टेज इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और गाइस, क्लोडियो कोई और नहीं बल्कि सिज़ेरो है। और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जेक हेगर ने कहा कि माना कि जेक हेगर और क्लोडियो के बीच में काफी बड़ी हिस्ट्री है, पर क्लोडियो कभी भी किसी कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। जैसे कि वो पहले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए, WWE कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए, और अब वो AEW कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे, जबकि जेक हेगर सभी कंपनियों के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर रख चुके हैं। जो बात यहाँ पर जेक हेगर ने कही, और यहाँ पर मैं भी देख पा रहे थे कि जेक हेगर ने यहाँ पर डायरेक्टली WWE कंपनी को मेंशन किया था, लेकिन यहीं पर बात करते हुए क्लोडियो यानी कि सिज़ेरो ने कहा कि माना कि सिज़ेरो ने किसी भी कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती, लेकिन सिज़ेरो AEW कंपनी के अंदर अनडिफिटेड है, और जब सिज़ेरो और जेक हेगर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तब भी सिज़ेरो अनडिफिटेड रहने वाले हैं। जो बात यहाँ पर सिज़ेरो ने कही, तो देखना पड़ेगा कि जब AEW कंपनी के अंदर फॉर्मर WWE पार्टनर्स यानी कि जेक हेगर और सिज़ेरो का ये मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड मिलकर बुचर और ब्लेड को एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एक टाइम के लिए बली ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया, जिससे ये बुचर और ब्लेड इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और इसके बाद बुचर और ब्लेड ने भी इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं, पर एक टाइम के बाद कीथ ली ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और यहाँ पर कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड मिलकर बुचर और ब्लेड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, और इस अटैक के अंदर एक टाइम पर एक्सीडेंटली कीथ ली ने स्कॉट स्टिटलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड इन दोनों के बीच में दरार बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक तो ये दोनों सुपरस्टार्स इस मैच के अंदर अपने सभी डिफरेंसेस साइड में रखकर काफी अच्छी तरीके से रसल कर रहे थे। पर कीथ ली के इस अटैक के बाद बुचर और ब्लेड ने कीथ ली को ऊपर अटैक कर दिया, और कीथ ली रिंग के बाहर चले गए, और बुचर और ब्लेड स्कॉट स्टिटलैंड के ऊपर अटैक कर स्कॉट स्टिटलैंड को पिन कर ये मैच जीतने के लिए गए, लेकिन कीथ ली ने यहाँ पर मैच सेव कर लिया। और यहाँ पर कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड समझ पा रहे थे कि कीथ ली ने गलती से स्कॉट स्टिटलैंड के ऊपर अटैक किया है, जिससे कि फाइनली यहाँ पर कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड ने मिलकर ब्लेड के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगा दिया, और यहाँ पर ब्लेड को पिन कर स्कॉट स्टिटलैंड और कीथ ली ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक मैच था, और यहाँ पर ये देखकर भी काफी अच्छा लगा कि स्कॉट स्टिटलैंड कीथ ली गलती के लिए इस मैच के अंदर कीथ ली ऊपर टर्न नहीं हुए, पर स्कॉट स्टिटलैंड और कीथ ली के मैच जीतते ही यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स और रिकी स्टार्स आ गए। और यहाँ पर अगर बातें करते हुए पावर ऑफ सॉप्स और रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स ने बार बार प्रूव किया है कि रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स ये कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड इन दोनों के टैग टीम से बहुत ही बढ़िया टैग टीम है, पर फिर भी यहाँ पर स्कॉट स्टिटलैंड और कीथ ली इन्हें काफी सारे टैग टीम मैचेस मिल रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स दोबारा से कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड को हराकर अपने आप को प्रूव करने के लिए रेडी है। जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर यंग बक्स आ गए, और यहाँ पर आकर बातें करते हुए यंग बक्स ने कहा कि अगर कोई वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीम है तो कोई और नहीं बल्कि यंग बक्स है। और रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स और कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड इन दोनों के पास टैग टीम चैंपियन बनने का मौका था, लेकिन वो जोराइस एक्सप्रेस को नहीं हरा पाए, जबकि यंग बक्स ने जोराइस एक्सप्रेस को हरा दिया है। इसलिए यंग बक्स चाहते हैं कि क्यों ना यंग बक्स रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स और स्कॉट स्टिटलैंड और कीथ ली इनके बीच में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल टेट टैग टीम मैच हो जाए। जो बातें कहकर यहाँ पर यंग बक्स ने रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स और कीथ ली और स्कॉट स्टिटलैंड को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि मैच कब होता है और ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और इस मैच का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर हाउस ऑफ ब्लैक के मैलिका ब्लैक एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए दिखाई दिए, और इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि माना कि जॉन मॉक्सली काफी टफ रेसलर है, पर आज तक जॉन मॉक्सली ने कभी डार्कनेस को फेस नहीं किया, और इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली डार्कनेस के खिलाफ जाने वाले हैं, और ब्रॉडी किंग की डार्कनेस जॉन मॉक्सली को पूरी तरीके से निगलने वाली है। जो बात यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने कही तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें एडी किंगस्टन इस वीक के डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर एडी किंगस्टन का इंटरव्यू लेते हुए टोनी शिवानी ने एडी किंगस्टन से पूछा कि एडी किंगस्टन यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि माना कि एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको के खिलाफ अपना मैच जीत चुके हैं, पर जैसा कि एडी किंगस्टन ने कहा था वैसा एडी किंगस्टन नहीं कर पाए कि एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको का ब्लड टेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर एडी किंगस्टन दोबारा से क्रिस जेरिको को चैलेंज करने के लिए आए हैं, क्योंकि एडी किंगस्टन को क्रिस जेरिको का ब्लड टेस्ट करना है। जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर डायडेंट्रॉन स्क्रीन के ऊपर क्रिस जेरिको आ गए, और यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन से बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि इनकी इस मैच के बाद अगर अभी एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको को कॉल आउट करने वाले हैं तो क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन को दिखाने वाले हैं कि उनके साथ क्या होगा। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, और इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि टाइकोंडी ने रूबी सोहो का हाथ कार के दरवाजे के बीच में रखकर उसके ऊपर काफी जोरदार तरीके से दरवाजा पटका, जिस पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि अगर एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको से दूर नहीं रहते तो यही हाल एडी किंगस्टन का होने वाला है। जो बातें कहकर क्रिस जेरिको यहाँ चले गए तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे चलकर टाइकोंडी और रूबी सोहो के बीच में क्या होता है, और हमें एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको इनके राइवलरी के अंदर आगे क्या देखने को मिलता है।
पर इसके बाद हमें डायनामाइट ऊपर द डार्क ऑर्डर आते हुए दिखाई दी और यहाँ पर आकर बातें करते हुए द डार्क ऑर्डर ने कहा कि स्पीक का डायनामाइट शो ब्रॉडली के होम टाउन के अंदर है, इसलिए यहाँ पर -1 के साथ आकर डार्क ऑर्डर सभी लोग कुछ बताना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने कही और यहीं पर बात करते हुए डार्क ऑर्डर ने कहा कि रिंग के अंदर खड़े रहने वाले 6 सुपरस्टार डार्क ऑर्डर के परमानेंट मेंबर है और ये एयरली कंपनी छोड़कर नहीं जाने वाले। जो बात यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने कही जिस पर यहाँ पर फैंस काफी खुश थे, लेकिन तभी यहाँ पर क्यूटी मार्शल आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए क्यूटी मार्शल ने कहा कि क्यूटी मार्शल ये सब चीजें देखकर काफी थक चुके हैं कि -1 हमेशा से यहाँ पर आते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो एक रेसलर है, लेकिन जब तक वो 18 के नहीं होते तब तक वो रेसल नहीं कर सकते। इसीलिए क्यूटी मार्शल चाहते हैं कि -1 अपने घर पे जाकर अपने टॉयज के साथ खेले। जो बात यहाँ पर क्यूटी मार्शल कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर क्यूटी मार्शल को रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि हैंगमैन एडम पेज आ गए और यहाँ पर आकर हैंगमैन एडम पेज और द डार्क ऑर्डर ने मिलकर क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि फाइनली यहाँ पर क्यूटी मार्शल साइड में हो गए। और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते -1 ने कहा कि वो भी यहाँ पर आकर क्यूटी मार्शल को पिन कर सकते हैं, लेकिन वो 18 के होने तक वेट करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर -1 ने कही, जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो पर -1 के लिए एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट और ब्रॉडली के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट थी। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि यहाँ पर पेंटास हीरो अंद्रादे एल इल्यो के टैग टीम पार्टनर यानी कि रूश को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बढ़िया मैच था और यहाँ पर दो मैक्सिकन रेसलर्स यानी कि रूश और पेंटास हीरो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर इस मैच के अंदर अपने काफी बढ़िया मूव्स लगाए हैं, जो मूव्स देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और इस मैच की शुरुआत से रूश और पेंटास हीरो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे, जिससे कि इस मैच की इंटेंसिटी काफी बढ़ चुकी थी। और इसी बीच हमें एक टाइम के लिए यहाँ पर अंदाजे के मैनेजर होजे और पेंटास हीरो के मैनेजर यानी कि एलेक्स एब्रांडेज इनके बीच में काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जो देखकर यहाँ पर अंद्रादे और रे फिनिक्स और पूरा का पूरा क्राउड भी काफी शॉक था। और यहीं पर होजे और एलेक्स एब्रांडेज एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते यहाँ से बैकस्टेज चले गए। और गाइस सच में अगर इन दोनों के बीच में एक मैच होता है तो मैच देखने के लिए मजा आएगा। पर जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस रिंग के अंदर रूश पेंटास के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, पर इसी बीच रूश का अटैक रिवर्स कर पेंटास ने रूश के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, पर अंदाजे ने रूश का पैर रोप्स के ऊपर रख दिया, जिससे कि यहाँ पर पेंटास मैच नहीं जीत पाए। और ये देख रेफिनिक्स काफी गुस्सा थे और रेफिनिक्स अंद्रादे के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे और रेफरी देख रहा था कि तभी रिंग के अंदर रूश ने पेंटा का मास्क निकाला और पेंटा को पिन कर दिया। और पेंटा का मास्क निकला था इसलिए यहाँ पर पेंटा किक आउट नहीं कर पाए, जिससे कि पेंटा को पिन कर रूश ने मैच जीत लिया है। जो इस वीक के डायनामाइट शो पर सच में एक बहुत ही बढ़िया मैच था, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रूश और अंद्रादे एल इल्यो और पेंटास क्यूरियो और फिनिक्स के बीच में क्या होता है। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि रूश के एयरली कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि संजय दत्त, जय लीथल और सतनाम सिंह एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कह रहे थे कि वो काफी खुश है कि फाइनली जय लीथल ने समोआ जो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और अब काफी जल्दी जय लीथल समोआ जो को हराकर दोबारा से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जय लीथल ने कही, जिसके बाद हमने बैकस्टेज में देखा कि मार्क स्टर्लिंग और टोनी नीस ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए गए और यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग चाहते थे कि ऑरेंज कैसिडी कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर इसके ऊपर साइन करे, जिससे कि उसको सिटलैंड को एयरली कंपनी से निकाल फेंक सकते हैं। पर इसके ऊपर बात करते ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि अपने लॉयर के बगैर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते कि तभी यहाँ पर डैन हाउसन ऑरेंज कैसिडी के लॉयर बनकर आ गए। और ऑरेंज कैसिडी के बेहाफ के ऊपर डैन हाउसन ने कहा कि डैन हाउसन को नहीं लगता कि ऑरेंज कैसिडी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। जो सुनकर मार्क स्टर्लिंग काफी गुस्सा थे और यहाँ पर गुस्से में मार्क स्टर्लिंग ने ऑरेंज कैसिडी एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि क्यों ना यहाँ पर टोनी नीस और ऑरेंज कैसिडी बीच में एक मैच हो जाए और अगर टोनी नीस से मैच जीतते हैं तो ऑरेंज कैसिडी को इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना पड़ेगा, जिससे कि वो स्कॉट सिटलैंड को एयरली कंपनी से निकाल फेंक सकते हैं। जो बातें अगर मार्क स्टर्लिंग यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि जब इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है और क्या स्कॉट सिटलैंड एयरली कंपनी में रहते हैं या नहीं, और इसके ऊपर स्कॉट सिटलैंड क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर गन क्लब और द क्लेम मिलकर रफिन और फ्लेगो डेलसोल को एक 8-मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज मैं लास्ट वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू नहीं किया, इसलिए शायद आपको नहीं पता होगा, पर गाइज यहाँ पर गन क्लब और द क्लेम के बीच में नहीं बन रही। और लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर द गन क्लब ने द क्लेम के ऊपर अटैक किया था और बिलीगन द क्लेम की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ तो वैसे ही गन क्लब ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। पर हम देख पा रहे थे कि क्लेम इस मैच के अंदर बार बार गन क्लब से टैग लेकर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी, जिस बीच हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन जब फाइनली इस मैच के आखिर में द क्लेम ने बियर बोल्डर के ऊपर अपना फिनिश लगा दिया तो यहाँ पर गन क्लब ने द क्लेम से टैग लेकर बियर बोल्डर को पिन कर दिया और यहाँ पर द गन क्लब ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो देखकर अक्लेम काफी नाराज थी, क्योंकि यहाँ पर पूरा काम अक्लेम ने किया और फाइनली मैच गन क्लब ने जीता। और इसी बहसबाजी में गन क्लब ने द क्लेम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर बिलीगन रिंग के अंदर आ गए और बिलीगन ने गन क्लब को दूर ढकेल दिया और बिलीगन ने अपने बेटों को दूर ढकेल दिया। जो देखकर यहाँ पर गन क्लब काफी नाराज था, पर आखिरकार अपना खून होता है और यहाँ पर बिलीगन ने द क्लेम के ऊपर अटैक कर दिया और आखिरकार यहाँ पर गन क्लब साथ आ चुका है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए मीरो कह रहे थे
कि मैलेकाई ब्लैक डेविल वर्शिपर है और मीरो को गॉड ने भेजा है, इसलिए मैलेकाई ब्लैक और मीरो ये एक डेस्टिन्ड मैच है और जब कभी इनका ये मैच होगा तो मीरो मैलेकाई ब्लैक को नहीं छोड़ने वाले। जो बात यहाँ पर मीरो ने कही तो देखना पड़ेगा कि इनका ये मैच कब होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर थंडरस्टॉर्म यानी कि थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म मिलकर नायला रोज और मरीना शेफर्ड को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर मरीना शेफर्ड और नायला रोज इन दोनों टोनी नीस और थंडर रोजा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि इस मैच की शुरुआत में नायला रोज और मरीना शेफर्ड इनके पास इस मैच का मोमेंटम था। लेकिन जैसे ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ वैसे ही थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर इन चारों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा ये एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम बन सकती है, क्योंकि इस मैच के अंदर इन दोनों की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। पर यही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद इस मैच के आखिर में थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म इन दोनों ने मिलकर मरीना शेफर्ड के ऊपर अपना टैग टीम फिनिश लगा दिया और यहाँ पर मरीना शेफर्ड को पिन कर थंडर स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक मैच था, पर देखना पड़ेगा कि इनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर टोनी इस बैकस्टेज में जेड कारगिल इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल अपने मैनेजर से पूछ रही थी कि लास्ट में ये डायनामाइट शो पर उनके मैनेजर ने एक लोकल टैलेंट की मदद क्यों ली। और यहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल मैनेजर ने कहा कि जब एयरली कंपनी के पास इंटीरियम वर्ल्ड चैंपियन हो सकता है तो जब तक रेड वेल्ट वापस नहीं आती तब तक हम क्यों इंटीरियम टैग टीम पार्टनर इस्तेमाल करें। जो बात यहाँ पर जेड कारगिल मैनेजर ने कही और यहाँ पर जेड कारगिल मैनेजर का कहना था कि इस इंडस्ट्री के अंदर काफी मुश्किल से लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं और उन्हें इस लोकल टैलेंट के ऊपर भरोसा है और इसके साथ ही जेड कारगिल की फैक्शन और भी बढ़िया फैक्शन बन सकती है। जो बात यहाँ पर जेड कारगिल मैनेजर ने कही जिसके ऊपर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि अगर इसके अंदर कोई भी गलती होती है तो ये आखिरी बार होगा कि उनके मैनेजर उन्हें मैनेज करने वाले हैं। जो बात है कि जेड कारगिल यहाँ चली गई तो देखना पड़ेगा कि क्या जेड कारगिल इस नई सुपरस्टार को अपने फैक्शन के अंदर लेती है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि बैकस्टेज में टोनी शिवानी डेनियल गार्सिया का इंटरव्यू ले रहे थे और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए डेनियल गार्सिया ने कहा कि डेनियल गार्सिया और विलर यूथा ये अपने अपने फैक्शन काफी यंग सुपरस्टार है और जब भी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए हैं तब से डेनियल गार्सिया को लग रहा है कि विलर यूथा और डेनियल गार्सिया इनके बीच में ऑरेंज प्योर चैंपियनशिप के लिए एक मैच हो जाए। इसलिए यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने विलर यूथा को ऑरेंज प्योर चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया है। तो देखना पड़ेगा कि चैलेंज के ऊपर विलर यूथा क्या कहते हैं। पर इसके बाद हमें एफटीआर का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला। इस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए एफटीआर ने कहा कि काफी जल्दी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी बैक ऑन ट्रैक आने वाली है, इसलिए एफटीआर चाहती है कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के पहले शो के ऊपर एफटीआर अपना एक रीमैच हासिल करे जो कि एफटीआर और ब्रिस्कोस के बीच में हो। जो बात है अगर एफटीआर ने यहाँ पर ब्रिस्कोस को फिर एक बार रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है तो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर ब्रिस्कोस क्या कहते हैं। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें जॉन मॉक्सली अपनी इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रॉडी किंग के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ब्रॉडी किंग ने इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इस अटैक से जॉन मॉक्सली भी काफी दर्द के अंदर थे और ऐसा काफी कम बार होता है कि जॉन मॉक्सली दर्द के अंदर है, पर यहाँ पर ब्रॉडी किंग ऐसा कर पा रहे थे जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ब्रॉडी किंग कितनी खतरनाक रेसलर है। और ब्रॉडी किंग ने इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली को काफी डोमिनेट किया, लेकिन फाइनली जॉन मॉक्सली भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर ब्रॉडी किंग के ऊपर अपने काफी खतरनाक मूव्स लगा दिए और आखिरकार यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने ब्रॉडी किंग के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया। पर फिर भी ब्रॉडी किंग नीचे नहीं रह रहे थे, इसलिए जॉन मॉक्सली ने ब्रॉडी किंग के ऊपर अपना फिनिशर बुलडॉग चोक लगा दिया जो कि ब्रॉडी किंग सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर ब्रॉडी किंग पास आउट हो गए, जिससे कि जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया हमारे इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली और इसी तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जहाँ पर इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर भी ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या कहना है। पर गाइस इस वीक का डायनामाइट शो एक ठीक ठाक डायनामाइट शो था जो देखने के लिए आपको बोर नहीं होगा और मुझे डायनामाइट शो एक अच्छा डायनामाइट शो लगा है। पर आप ऐसे ही एयरली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एयरली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?